चलो ए देखिएगा, आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो है मेन चैप्टर माना जाता है। जो आप लोग हेडिंग में आप बना लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए एवरीबॉडी, और आज जर्नी शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा गौर से सुनो, लिसन एवरीबॉडी, ध्यान दो। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन ऑफ द कहते हैं बहुत ज्यादा महत्व इसलिए है। लिसन, हटाओ सब बाबू। ठीक है, पहली बात कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। नो टॉक, इफ यू टॉक आई विल पनिश यू। ओके, अच्छी इंग्लिश है सर, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, कितना महत्व समझिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, अगर ए आ जाएगा तो पता है उसे केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो है इससे रिलेटेड है, और जिसे केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा उसे ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा, यानी ऑर्गेनिक भी इससे रिलेटेड है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और अगर इस रिदम में पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें और जनरली इसका, तो ये फिजिकल का आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, ये आता है इनऑर्गेनिक का, आता है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं किसका, ये तो ऑर्गेनिक खुद है। ठीक है, यानी कि एक चैप्टर हम लोग इस तरह से रिदम में करेंगे। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको एलिमेंट्स के बारे में आपकी पूरी जानकारी आ जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप ऑर्गेनिक पढ़िए तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ, चैप्टर को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, अगर उस तरह से अगर आप पढ़ते हैं आप, तो आपको आने वाले वक्त में कोई भी चीज दोबारा याद करने का जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ब खुद हर चीज याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि आपको चैप्टर के प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, यानी हर वो टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा अभी इसी वक्त। क्योंकि अगर 12th में आप प्रमोट होते हैं और 11th की आपको पूरी अच्छी खासी केमिस्ट्री आपको पूरा आता है 11th का, तो समझिए 12th में आपको दोबारा उसे रटने की जरूरत नहीं है, वो आपका खुद ब खुद वो हर चीज आपको याद हो जाएगा। 12th की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहानी शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ध्यान दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम लोग पहली बात पढ़ते हैं कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सब लोग जानता है कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। एटॉमिक थ्योरी उनका कहना था, अगर आप पढ़े होंगे 1806 से लेके, और कोई डेट स्पेसिफिक मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस यूं ही लिख देता हूँ। 1806 में उन्होंने इस थ्योरी को जो है हमारे सामने लाया था, बताया था। उनका कहना था कि कोई भी सब्सटेंस जो होती है ना, उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। रिमेंबर, एक एक टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा और मैं री अगेन आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो 4, 6, 8 कोई भी डाटा स्पेसिफिक नहीं है, तो स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी इसमें दिया गया था। सबसे पहले कि सब्सटेंस के छोटे पार्टिकल्स को, बात को फील कीजिएगा, सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स। और एटम्स जो होता है अनकट होता है, इनडिविजिबल होता है, आप काट नहीं सकते हैं। उनकी थ्योरी में साफ साफ यही कहना था कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लिसन, बीच में डिस्टर्ब ना करें आप। आई होप सो कि आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, ये मुझे अंदाजा। ठीक है, वरना अगर मैं पूछूंगा तो वहां तो बेइज्जती आपका होगा ही होगा, सामने कैमरा के सामने आपका बेइज्जती करवा दूंगा, घींच के यहाँ लाया जाएगा आपको और सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो प्लीज, it's a humble request to all, please listen my all the topics I'm driving in front of you carefully because it is most important. Okay, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि जो एटॉमिक थ्योरी का कहना था कि कोई भी सब्सटेंस के छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं और एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन
इस समस्या जो है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि यदि मान लेते कोई एक एटम्स है तो इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, क्या ये सर्कुलर होता है, क्या ए स्क्वायर शेप में होता है, क्या ये टेढ़ा लंगड़ा होता है, ठीक है। एटम्स, यू नो व्हाट, एटम्स होता ही कैसा है, ये सब पता करने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि एटम सर्कुलर होता है, कि एटम्स टेढ़ा लंगड़ा होता है, कैसा एटम्स कैसा होता है। इसी चीज को जानने के लिए इस चैप्टर को डेवलप किया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर डाला गया। यानी हम सिर्फ एटम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि एटम्स के अंदर है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर साइंटिस्ट के दिमाग में एटम का स्ट्रक्चर को जानने का क्यूरियोसिटी क्यों पैदा हुआ, वाई, क्यों खुजली मचा कि हम एटम्स के बारे में जाने, आपके नजर में खुजली क्यों आपको खुजली हुई कि एटम्स को अगर तोड़ना ही क्यों है, क्या है एटम्स के नीचे, क्यों मुझे जानना। एनी हैव आइडिया प्लीज, एनीवन कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, नहीं ये नहीं पूछना है, ठीक है। आपको माइक दे दिया जा रहा है, 1 मिनट माइक देता हूँ, है ना, टेंशन नहीं ले आप, यहाँ माइक रखा हुआ है, जिनको डाउट रहेगा वो प्लीज माइक पर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ऑन नहीं कीजिएगा उसको, रेडी, सारे बच्चों को मैं माइक दे दिया हूँ, है ना। अभी रुक जाओ, आकृति खेलो नहीं उससे, बैठ, ए रहने दो ना, उससे ले लो माइक, गिर जाएगा, छोड़ दो, जब नीड होगा तो मैं आपको ऑन करवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं पूछूंगा तो उसे ऑन करके बताइएगा, मैं ऑन कैसे किया जाता है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लिशन, क्वेश्चन ही आया था जो साइंटिस्ट लोग का दिमाग में चल रहा था कि पहली बात की देखिएगा, सब्सटेंस के, देखिए अगर हम 2-3 सब्सटेंस अलग अलग एश्योर करते हैं, मानते हैं, तो उनका कहना था कि सारे सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स। जैसे सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन जो है कंसीडर करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं, हम नाइट्रोजन कंसीडर करते हैं, ध्यान दो, ठीक है, और हम नियोन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं, नियोन या तो ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, कोई भी एक जो है आप सोच लीजिए, ठीक है, गैसेस फॉर्म में है, या तो आप कोई मेटल ले सकते हैं, एफी भी ले सकते हैं, और भी तो है ना, एफी है मेटल। अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो माना जाता है कि प्रत्येक जितने भी आप देख रहे हैं सब्सटेंस, उस सब के छोटे से पार्टिकल्स, नन्हा से पार्टिकल्स अगर कंसीडर करें हम, तो क्या आएगा, एटम्स। इसको क्या बोलेंगे, एटम्स आएगा, ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, जितने भी सब्सटेंस हैं उनके छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स। तो प्रत्येक एटम्स का मास अलग अलग क्यों होता है, या एनी हैव आइडिया, कोई बच्चा ये बता सकता है कि यदि सारे सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स, तो भैया इनके एटम्स का मास कुछ और होता है। जैसे आपको याद होगा, आर्गन का जो होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है आपको 7। तो नाइट्रोजन को हम लोग कंसीडर कितना करते हैं, 14 करते हैं, कितना करते हैं, 14। इसको हम ले सकते हैं 37, और इसको कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन के हम लोग कितना जो है, 1.1 mu या तो 1 u करते हैं, और इसका करते हैं हम 16 u करते हैं। तो एक बात बताओ, प्रत्येक एटम्स का जो मास है अलग अलग क्यों होता है, यदि सारे सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम है, सबका तो मास एक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 1, पहला डॉट क्लियर हुआ। दूसरी बात, प्रत्येक एटम्स का बिहेवियर जो है जब दूसरे से कंबाइन करता है तो अलग अलग क्यों होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि एक बात बताना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सअप होता है तो वाटर बनाता है, क्या बनाता है, H2O बनाता है, ध्यान दो, ठीक है। लेकिन यही ऑक्सीजन अगर कार्बन से मिक्सअप होता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अभी नंबरिंग कहां से आ रहा है, वैलेंसी है, तो वैलेंसी उस समय क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा गया था। वैलेंसी कैसे डिफाइन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, कि पुराने जमाने में, मैं आपको बता देता हूं, क्लासिकल थ्योरी से ये पता चला कि वैलेंसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग कैपेसिटी से डिफाइन हुआ था वैलेंसी। व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, वैलेंसी कैसे डिफाइन हुआ था, पुराने समय में जब हमारे पास
इलेक्ट्रॉन का कोई ज्ञान नहीं था, तो पता है किस चीज से वैलेंसी आई थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे देखो, कार्बन का हाइड्रोजन से कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी है? 4। एक कार्बन कितना हाइड्रोजन अपने पास रख सकता है? 4। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितना लिया जाएगा? 4। कितना अच्छा बात है, देखो ध्यान से, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन रख सकता है। एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन रख सकता है? जल्दी बताओ। 2। कितना? इसीलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? ये बोला गया था, लेकिन इसका एक्सेप्शन बड़ी भारी है, आपको पता होना चाहिए। ये तो हम लोग बाद में ना रीजन बताएं, इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ तब, कि स्टार्टिंग में कहा गया कि यदि कोई भी एलिमेंट में जितना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वही उसकी वैलेंसी है, क्योंकि उसमें एसेंशियल था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सब हर जगह पाया जाता था। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं था, सिंपल। लेकिन आप भूल रहे हैं कि जनरली C2H4 आएगा तो वहां पर वैलेंसी वाल्ड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसका क्या है ना। हम कैसे कोई पता कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो 2 आ जाएगा, 4 आई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बता दिया कि पुराने समय में वैलेंसी ऐसे माना जाता था। आज हम लोग वैलेंसी क्या जानते हैं? बहुत अच्छा जानते हैं, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। और हम लोग क्या जानते हैं? 2, 8 और याद है लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, वैलेंसी हमेशा होल नंबर में लिया जाता है, कोई चार्ज नहीं रखा जाता वैलेंसी पर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस आता है। रिमेंबर, इस बात को याद रखिए। वैलेंसी आप भूल रहे हैं कि CH4 आप जो बोल रहे हैं, इसमें जो आता है वो आपको जो 4 आता है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन इसका A है ना, तो -4 ले सकते हैं। तो जनरली A है ऑक्सीडेशन नंबर, और CO2 में अगर लीजिएगा तो आपको +4 आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा क्या होता है? होल नंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक बात बताओ, मैंने आपको पुराने थ्योरी से बताया कि पहले वैलेंसी कैसे डिफाइन किया गया था, तो हाइड्रोजन की संख्या से और ऑक्सीजन की संख्या से। अगर तुम्हारे में अगर मान लो तुम एक कोई एटम्स हो, तेरे साथ अगर 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, तुम्हारी वैलेंसी 3 माना जाता था। किसका भारी एक्सेप्शन था? अब थ्योरी चल रही थी तो चल रही थी, सिंपल। ओके, तो एक तो पुराने समय वाला बात मैंने बता दिया। अच्छा, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अलग अलग जो है एटम्स का गुण अलग अलग क्यों होता है, ऊपर से मास भी सबका अलग अलग है। इन्हीं बातों को, अच्छा, सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई डू ऑल एटम्स न्यूट्रल बी न्यूट्रल। ठीक है, कोई बताएगा कि सारे एटम न्यूट्रल ही क्यों होते हैं? क्यों श्रुति, ऐसा क्यों? सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं? नहीं, आपको 9th में ही पढ़ाएगा, और कोई भी बच्चा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल ही क्यों होते हैं? हाँ यार, इट इज ट्रू। आज के थ्योरी से आप बता सकते हैं ना भैया। बॉयज में कोई बता सकता है कि जितने भी एटम्स होते हैं न्यूट्रल ही क्यों होते हैं? क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होता है बराबर होता है, जितना प्रोटॉन उतना, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो न्यूट्रल होना आम बात है। इट्स अ कॉमन थिंग्स जो आप नहीं जानते। मॉडर्न तो आप पढ़े हो ना 9th क्लास में। या प्लस चार्ज ऐसे नहीं होता है ना, मेटल जब तक किसी से कंबाइन नहीं करता प्लस चार्ज नहीं आता। यू रिमेंबर, यू भूल रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर में भी आप पढ़े हैं। शिवम, अगर अकेले रहेगा ये तो याद है क्या लिखते हैं, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाता है तो क्या लिखते हैं? कुछ याद आया कंबाइंड फॉर्म में? ये तो छोटी बातें हैं, लेकिन आपको याद रखनी चाहिए थी। नन्हा सर पॉइंट है। एक बात बताता हूं, सुनो।
अगर आप छोटे छोटे नॉलेज को अपने पास रखोगे तो आने वाले वक्त में आपके पास नॉलेज का भंडार होगा। और जब आप क्लास में बैठिएगा तो जब कोई बताएगा, समझाएगा, तो आपको 2 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, यदि आपका बेसिक ठीक रहेगा तो। हमें पढ़ने में इसलिए मन नहीं लगता है कि अगला लेक्चरर बोरिंग है, नो। हमें ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पढ़ने में नहीं मन रहा क्योंकि हमें जो अगला बोल रहा है उसका एक भी बात हमें पता नहीं है, एकदम नया बात बोल रहा। लुक लाइक हिंदी का कोई स्ट्रेंज स्टोरी जो आप 9th या 10th में पढ़े हो। कभी कभी देखेंगे कोई हिंदी का स्टोरी बहुत बेकार लगता है क्योंकि उसका कोई भी कैरेक्टर है नहीं, हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़ा मजा आ जाता है। जैसे नेताजी का चश्मा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी था नेताजी का चश्मा, है ना। और भी एक इंग्लिश का स्टोरी था बढ़िया सा, वो जिसका जो बर्फ गिरा था तो खराब हो गया, लंचो। कुछ कुछ स्टोरियां इंटरेस्टेड होती है, समझ में आया। इसीलिए आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट समझिएगा। आप लोग परेशान हैं, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, कोई पंखा स्टार्ट करता है, कोई बंद करते हैं, रुक गए।